नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन से जुड़े कानूनी मसलों की जानकारी देंगे, साथ ही इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। मध्यस्थता यानी कि दोनों पक्षों का मिलजुल कर साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालना। ये प्रक्रिया कोर्ट में नहीं होती है। ब्रिटिश और उनकी अदालत प्रणाली के आने से पहले भारत में आमतौर पर की जाती रही मध्यस्थता आज विवाद समाधान के सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। मध्यस्थता हमारी प्राचीन परंपरा रही है। पुराने जमाने में बड़े से बड़े मुद्दों का आपसी भाईचारे के साथ निपटाया किया जाता था और इस परंपरा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही कारगर माना जा रहा है। यही कारण है कि मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा अनेक विवाद सुलझाए जा रहे हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से विवादों को आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। ये किसी भी विवाद को निपटाने की सरल और निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है। इसमें किसी भी दबाव के बिना आपसी भाईचारे के द्वारा विवादों का निपटारा होता है और सभी पक्ष अपनी इच्छा से समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा विवादों का जल्द निपटारा और धन की भी बचत होती है और साथ ही साथ न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों का बोझ भी कम होता है। तो ये तो थी मध्यस्थता से जुड़ी बुनियादी जानकारी। मध्यस्थता पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता संदीप तिवारी जी। आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय भी ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता संदीप तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर मध्यस्थता होती क्या है, एक आम भाषा में किस तरह समझा जाए? नमस्कार जी नमस्कार। आज का जो टॉपिक है मध्यस्थता, उसका जो हमें देखना है कि मध्यस्थता का उद्गम कहाँ से हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि हम अपने प्राचीन भारत और परंपरा पे जाएं तो ग्रामीण गांव पे एक पंचायत होती थी जहाँ पे प्रधान होता था और जब भी कोई भी गांव के लोगों में आपसी विवाद होता था या सामाजिक विवाद होता था तो पंचायत बुला करके दोनों पक्षों के बीच में सुलह कराया जी। और उस सुलह पे जब दोनों लोग एग्री कर जाते थे तो उसे एक समझौते के तौर पे मान के फाइनल कर लिया जाता। इस तरह से बड़े विवाद एक ही बार पे निपट जाता और कानूनी जो भार है उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगी और नए कानून आए। जब सिविल प्रोसीजर कोड आया तो उसमें सेक्शन 89 में एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ जी। जिसके अंतर्गत मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन तीन भाग पे हुआ। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 पे इंट्रोड्यूस हो गया था और उसी के साथ दूसरा चैप्टर कंसिलेशन। पर मीडिएशन पे कोई लॉ नहीं हुआ था। अभी 2021 पे भारतीय संसद ने, राज्यसभा ने मध्यस्थता बिल को पास कर दिया है। अब उसका गजट नोटिफिकेशन बकाया है। मध्यस्थता के अंतर्गत जैसे कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं या फैमिली डिस्प्यूट हैं, उस तरह के डिस्प्यूट को कोर्ट ने बोला है कि आप मध्यस्थता के द्वारा इसको समाप्त करिए। दोनों पक्ष एक निश्चित बिंदु पे आए, जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको समायोजित करें, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट है उसको हटा जी। तो अभी जैसे प्री मीडिएशन लिटिगेशन चालू हुआ है, तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन चालू हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जब आप न्यायालय पे जाकर कोई भी कॉमर्शियल केस है, कमर्शियल एक्ट 2015 है या आर्बिट्रेशन एक्ट है जी जी, या इंडस्ट्रियल एक्ट है या फैमिली सेटलमेंट, तो आप डिस्प्यूट कोर्ट पे फाइल करने से बेहतर है कि आप मीडिएशन लिटिगेशन पे जाएं। तो आप वहां पर जाकर के या तो आपस में पक्षकार मीडिएटर्स एक कॉमन मीडिएटर पे एग्री कर जाते हैं या मीडिएशन सेंटर बनाए गए हैं हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे। वहां पर एक्सपर्ट्स अपॉइंट मीडिएशन के लिए
प्रॉपर ट्रेंड होते हैं और उनके बीच में दोनों पक्ष के विवादों को प्रस्तुत किया जाता है जी जी। और एक निश्चित समाधान की तरफ हम्म दोनों पक्ष जब एग्री कर जाते हैं तो हम्म इन राइटिंग करके दोनों पक्ष उस पर एग्रीड टर्म्स कंडीशन पे साइन करते हैं और मीडिएशन को काउंटर अप्रूवल करते हैं। तो इस जी जी। तरह से मीडिएशन होता है। सपोज करिए कि कोई आर्बिट्रेशन में, तो हम्म आर्बिट्रेशन में यदि मीडिएशन में कोई डिस्प्यूट सेटल हुआ विदाउट तो वो एक अवार्ड, जी। तो वो अवार्ड जो है तो वो एज पर आर्बिट्रेशन एक्ट करते हैं। लेकिन अदर मीडिएशन जो होते हैं वो आपसी समझौते होते हैं। तो यदि पक्षकार समझौता कर दिए है तो वो वहीं फाइनली अचीव कर ले। इसका प्रभाव ये होता है कि देश के अंदर लाखों लिटिगेशन पेंडिंग हैं, जिन लिटिगेशन का ट्रायल है, फिर अपील है, फिर सेकंड अपील है, फिर सुप्रीम जी कोर्ट है। जी। तो एक जो लंबी प्रक्रिया है इसके ऊपर जो दोनों पक्षकार जो हरास होते हैं, जी जी। लिटिगेशन एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, टाइम खत्म होता है, कई कुत्ते 2-2 3-3 तक लड़ती रह जाती हैं जब हम लोग देखते हैं। तो उन सब चीजों से बचा जा सकता जी जी। है। तो आज का जो नया दौर है पिछले तकरीबन 5 साल से चीफ जस्टिस इंडिया और सारे जजेस लगातार इस बात पर फोकस करते हैं। यदि आपसी सुलह से यदि वहाँ विवाद सिविल मुकदमे या कमर्शियल मुकदमे यदि डिसाइड हो जाते हैं, उसका बर्डन जो है जुडिशरी पे नहीं आएगा। साथ में पार्टियां भी फ्रस्ट्रेट होती हैं डे टू डे डिस्प्यूट के कारण, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती, उससे बच। तो जी जी। आने वाला जो समय है वो आप मान के चलिए कि अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। जी जी जी। संदीप जी, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तिलक राज बनारस से जुड़ गए हमारे साथ। तिलक राज जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, बात कर रहे हैं। जी जी, कहिए। हमारा सवाल ये है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर हमसे बात करिए। तिलक जी, कम करो, आवाज कम करो। सर, हमारा केस ये है कि हमारा जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो 1940 का है, 1940 का है। उसमें ये है कि हमारा सन 1980 में मध्यस्थता पूर्ण होकर उसका अवार्ड बन गया। उसके बाद उसको बोर्ड अदालत ने उसको कंफर्म कर दिया। उसके बाद अपोजिट पार्टी सुप्रीम कोर्ट और हार गई। उसके बाद हमारी जी, जिसमें 3 साल जो मध्यस्थ जज हैं उन्होंने 2500 दफा केस सुना और हमारी कुर्की का आदेश ले लिया। हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, इसका आप बताएं। संदीप जी, क्या सलाह देंगे? अभी आप मुझे ये बताइए कि जो अवार्ड पास हुआ था 1980 में आपके मुकदमे में, उसे वो अवार्ड आपके पक्ष में था कि आपके विरुद्ध? तिलक जी, आप जवाब दीजिए जो पूछ रहे हैं वकील साहब। नहीं, हमारा अवार्ड पूरा बना। वो एक ज्वाइंट जब अवार्ड बना तो आपका जो विपक्ष। तिलक जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर दीजिए, तभी आपका सवाल हमें भी समझ में आएगा और आपको हमारी बात समझ में आएगी। कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। जी जी, तिलक जी कहिए। लग रहा है फिलहाल संपर्क टूट गया है संदीप जी उनसे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे मध्यस्थता के बारे में कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर समझौता करते हैं, आपसी समझबूझ के साथ उस केस को सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो देश में मध्यस्थता कानून क्या कहता है? जी, हमें कुछ चीजों को समझना होगा। जी जी। जैसे सेक्शन 89 सीपीसी की जो मंशा थी कि पक्षकारों को बिना लिटिगेशन लंबा किए हुए कोई अदर रेमेडिएबल, तो हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है मीडिएशन, मध्यस्थता जिसे आप बोलते हैं, दूसरा होता है आर्बिट्रेशन, और तीसरा होता है जो मीडिएशन होता है पक्षकारों के बीच, वो आप ये मानिए कि आपसी समझौता है। पर जब आर्बिट्रेशन होता है तो आर्बिट्रेशन में पार्टियां जो है जब कोई भी धंधा करती हैं, कोई व्यवसायिक प्रक्रिया करती हैं, तो एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये मैंडेटरी क्लॉज लिखना पड़ता है कि यदि पार्टियों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कवर्ड होगा और उसी के अंदर सुनवाई।
और तीसरा है कंसिलेशन में पार्टियों के बीच में इस बात का एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं जी लेकिन यदि कमर्शियल यदि किसी भी पक्षकार ने कॉन्सिलेशन करने के लिए नोटिस किया रिक्वेस्ट किया सामने वाले का कि हमारे ये डिस्प्यूट है और इसको कंसिलेशन किया जाए और अपोजिट पार्टी जो है एक्सेप्ट कर लेती है तो कंसिलेटर अपॉइंट होता है और उसकी आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन का ऑलरेडी पार्लियामेंट ने एक बना रखा है उसके अंतर्गत जैसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ तो आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों को सुनेगा अब उसमें दो प्रोविजन है या तो जो प्रोसीडिंग क्या अडॉप्ट की जाएगी दोनों आपस में सहमत करके उस प्रोसीडिंग को लेट आउट कर देंगे अदरवाइज जो प्रोसीडिंग होगी वो एज पर प्रिवेलिंग होगी यदि अवार्ड आपके पक्ष में था या आपके विपक्ष में गया पास में हुआ तो बहुत बढ़िया है विपक्ष में हुआ तो सेक्शन 34 है जहां पर आप कमर्शियल कोर्ट पे उस एप्लीकेशन करते हैं उस अवार्ड को चेक करते हैं वहां पे जीत गए तो बहुत बढ़िया नहीं जीते तो आप सेक्शन 37 में जाते हैं उसमें भी कमर्शियल कोर्ट हाई कोर्ट के भी पे हो और एसएलपी तो सुप्रीम कोर्ट में प्रोविजन है कि कोई भी ऐसा आदेश या किसी भी जजमेंट किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट का हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट जिससे पक्षकार एग्रीड हो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 130 में स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट को तो उसमें सुनवाई की व्यवस्था तो हमें ये देखना है कि मीडिएशन अभी सेटल्ड लॉ नहीं मीडिएशन पे जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से पास हुआ है लेकिन अभी उसका गजट नोटिफिकेशन तो वो अभी आज के डेट पे जो की है मीडिएशन वो एक लॉ ऑफ इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस तो मीडिएशन सेंटर पे डिस्प्यूट जाते हैं उनको हम एक डिफरेंट कैटेगरी पे रखेंगे और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जाते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी जी तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं संदीप जी अगला सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे क्या सभी तरह के विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है अगर नहीं तो वो कौन से ऐसे मसले हैं जो मध्यस्थता के जरिए दायरे में वो नहीं आते हैं उनके जरिए नहीं सुलझाया जा सकता है इन्हें इसमें एक चीज ये देखना है कि जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है वो आपके आर्बिट्रेशन एक्ट और कंसिलिएशन एक्ट में कवर्ड हो जैसे आपके फैमिली डिस्प्यूट पर सेक्शन 89 में जो मध्यस्थता सेंटर बने वहां पर वो सुलझा जाता लेकिन कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट है तो आप मीडिएशन मध्यस्थता के द्वारा नहीं सुलझा सकते कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है ना और वो पक्षकार नहीं है तो उसको भी आप मध्यस्थता से नहीं सुलझा सकते इसके अलावा जो आप टैक्सेशन डिस्प्यूट है वो भी मध्यस्थता से नहीं सुलझा सकते जी तो अगर किसी प्रोसीजरल लॉ है जी संदीप जी कमर्शियल फैमिली डिस्प्यूट जी वहीं किसी समस्या को अगर मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए किसके पास जाना चाहिए मध्यस्थता केंद्र से संपर्क कैसे स्थापित कर सकते हैं इसमें दो चीज देखना है पहली चीज ये है कि पक्षकार आप लेवल पे भी एक मीडिएटर को अपॉइंट करा सकते हैं जैसे किसी भी नॉन पर्सन है तो दोनों पक्षों जिसपे कंसेंट है तो खुद भी कर सकते हैं अदरवाइज हाई सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर मीडिएशन सेंटर बने तो अभी अब सब उसमें आपका केस का डिस्प्यूट का साइज क्या है क्या जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे मध्यस्थता सेंटर है वहां पे जाके आप आवेदन करते हैं हमारा ये डिस्प्यूट है और ये पक्षकार है और इसमें हम मीडिएशन चाहते हैं तो वहां से मीडिएटर जी तो आजकल डेडिकेटेड फैसिलिटी सेंटर बने जी तो वहां से आप और आर्बिट्रेशन के लिए तो सेटल प्रोसीजरल लॉ तो आर्बिट्रेशन में तो आप आर्बिट्रेशन क्लास को आप इन्वोक करके और एग्रीड हो जाते हैं दोनों पक्ष तो ठीक है सेक्शन 11 एंड सब सेक्शन 5 और 6 के अंतर्गत आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में हाई कोर्ट पे जाके आर्बिट्रेटर करने जी तो क्या कानून का इस्तेमाल इसमें होता है क्या वकील करने की भी जरूरत पड़ती है मध्यस्थता में पक्षकार खुद अपनी पैरवी कर सकते हैं लेकिन होता क्या है जैसे मान लीजिए कि दोनों चीजें फैक्ट है और दूसरी लीगलिटी वकील होता है तो फैक्ट देख के और लीगलिटी को देख के बता देता है कि लीगली भी आप इन चीजों को नहीं
इसलिए आप इस पॉइंट पे मत समझिए। तो आप लोग अक्सर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं, assist लेते हैं, पर ये मैंडेटरी। जी जी। तो किसी पक्ष को अगर मध्यस्थता के लिए तैयार करना है आपको, तो किस तरीके से तैयार करना चाहिए? यदि किसी भी व्यक्ति को मध्यस्थता के लिए जाना तो उसे अप्रोच करना पड़ता है अपोजिट पार्टी को, उसे रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ेगा कि हमारे बीच में है और इन डिस्प्यूट के लिए हमारे पास एक व्यक्ति है जो कि मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। और यदि अपोजिट पक्ष अपनी सहमत दे देता है तो अदरवाइज आज के दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया कि आप कोई कमर्शियल डिस्प्यूट फाइल करते हैं तो आपको प्री मीडिएशन सेंटर पे जाना जी जी। वहां पर जब आप मीडिएशन कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद ही आप समरी सूट या कमर्शियल सूट। जी जी। तो क्या मध्यस्थता वादी के कानूनी हकों को भी प्रभावित करता है ऐसे में? नहीं, कानूनी हकों को वो तब प्रभावित करता है जब आप वादी जो है मध्यस्थता पे एग्री कर जाता है और अपने डिस्प्यूट पे जो एक डीड बनती है डीड उस पे साइन कर देता है, उसके बाद उसे फाइनलिटी अचीव होती है उनके डिस्प्यूट। जी जी। तो मध्यस्थता में जो फैसले आते हैं, अगर उस फैसले से एक पक्ष को वो राजी नहीं है, वो मंजूर नहीं है उस फैसले से, तो क्या कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है? मध्यस्थता में जैसे है, तो जैसे हम मध्यस्थता को यदि हम टोटलिटी पे देखते हैं तो हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में यदि मीडिएशन बस मीडिएशन में तो उसका कानूनी कोई प्रोविजन नहीं है अभी तक, इसके आधार पर उसको चैलेंज किया जाता है। हाँ, मीडिएशन पे भी पार्शियलिटी हुई है तो उसके अगेंस्ट रिट हो पाई। और जहाँ कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, जहाँ पर एग्रीमेंट से गवर्न है, आर्बिट्रेशन है, वहाँ पे ऑलरेडी सेक्शन 30 फॉर आर्बिट्रेशन एक्ट है, तो उसके आगे 37 है। जी जी। तो उसके विरुद्ध यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आर्बिट्रेशन एक्ट पे डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर एडजुडिकेट। पर यदि हम मीडिएशन की बात करें तो मीडिएशन में जो भी मीडिएटर होता है वो नेचुरल जस्टिस को अडॉप्ट करते हुए दोनों पार्टियों के बीच में कॉमन कंसेंसस डेवलप करता है, यानी कॉमन एजेंडे पे दोनों एग्री करता है। तो उसके विरुद्ध कोई प्रोविजन नहीं होता कि आप जी जी जी। तो संदीप जी, हम देखते हैं कि कोर्ट के आदेश से अगर हम बात करें, किसी मामले को लेकर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, कोई फैसला दिया है, उससे संतुष्ट नहीं है अगर दोनों पक्ष, तो क्या मध्यस्थता ऐसे में की जा सकती है? नहीं, कोर्ट में यदि आदेश हो गया है तब तो वो लीगल बाइंडिंग हो। फिर मीडिएशन के लिए आप यदि उस आदेश के विरुद्ध अपील जाते हैं और वहां पर कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम डिस्प्यूट सेटल करते हैं, कोर्ट वहां पे परमिशन देती है तो वहां पर आप सेटल करते हैं। जी जी। पर वहां भी परमिशन आपकी कोर्ट। जी। तो जब कोई विवाद ना हो तो किसी सौदे के लिए मध्यस्थता का उपयोग भी ऐसे में किया जा सकता है? नहीं, यदि विवाद ही नहीं है तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आप क्यों जाएंगे, क्यों एडजुडिकेट कराएंगे? विवाद होगा तभी आप जाएंगे। जी जी। क्या मुख्य अनुबंध शून्य होने के बाद भी मध्यस्थता समझौता वैध हो सकता है? अनुबंध शून्य हुआ है कारण एक तो होता है कि अगेंस्ट द लॉ है। यदि कोई भी अनुबंध अगेंस्ट द लॉ है, आपकी कंट्री है, उसके अगेंस्ट है, तब तो ऐसी स्थिति पे अनुबंध शून्य हुआ तो उसके विरुद्ध मध्यस्थता का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अनलॉफुल एक्ट के लिए आपके कोई भी एडजुडिकेशन है। दूसरा ये कि टर्म्स कंडीशंस हैं, कोई भी उस पे लॉफुल एक टर्म्स कंडीशन नहीं अनलॉफुल, तो ऐसे में आप मध्यस्थता जा सकते। जी जी। तो वहीं अगर देखा जाए कि एक पक्ष अगर मध्यस्थता समझौते की उपेक्षा करता है, अदालती कार्रवाई शुरू करता है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है फिर? नहीं, यदि जैसे सपोज करिए कि यदि दोनों के बीच पे एक सेटल हो गया तो वो एक अवार्ड का रूप धारण ले। आप उसको आप स्टैंप करा करके स्टैंप करा करके और उसे आप लीगली। जी जी। तो जो मध्यस्थ होते हैं, जो मध्यस्थता करवाते हैं, उनका कर्तव्य क्या होता है इस दौरान? मध्यस्थता कराते समय तो सबसे पहले ये देखता है कि कोई इम्पार्शियल हो,
दूसरी बात ये है कि वह दोनों पक्षों के बीच में कॉन्सेसनेस हो, कि उनके बीच कॉन्सेसनेस डेवलप हो, और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनको वो मैनेज कर सके, जी मिनिमाइज कर सके। उसके जी व्यक्ति समझौते पे, मध्यस्थता पे साइन नहीं करे। बिल्कुल, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए इस दौरान। नहीं होना। मैंने जब मध्यस्थता पे देखते हैं ना, तो जी हमें एक तो प्योर मध्यस्थता है, दूसरा आर्बिट्रेशन और तीसरा कंसिलिएशन। मध्यस्थता पे तो दोनों पक्षों का एक कॉमन एजेंडे पे एग्री होना इम्पोर्टेंट, और वो साइन जब करेंगे उसके बाद ही अदरवाइज आर्बिट्रेशन वो क्रिएशन फेल हो जाता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी मध्यस्थता से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को। जाहिर तौर पर उन्हें इस चीज से जरूर फायदा पहुंचेगा आने वाले दिनों में। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।